हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है 8th क्लास की हिस्ट्री, और हिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर देख रहे थे। इसके हमने कई सारे जो टॉपिक कवर कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर है आपका जो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसके हम कई टॉपिक जो कवर कर चुके थे। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जो किस तरह से जो कंपनी है नई शासन व्यवस्था की स्थापना करती है, कुछ नए प्रशासनिक सुधार लाती है, रिफॉर्म्स लाती है, क्या क्या थे, किस तरह से उन्होंने कौन कौन सी अदालतें बनाई थी। इस तरह से हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था ये वाला टॉपिक। जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले टॉपिक देखे, फिर उसके बाद ये वाला देखे, ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए। इसके बाद करीब 1 या 2 टॉपिक होंगे, बाकी फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपनी की फौज। अब देखो, उन्होंने नई शासन व्यवस्था स्थापित तो कर ली, अब उसके बाद उन्होंने क्या है, कंपनी की नई फौज तैयार करी। फौज उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। आपने देखो शुरुआत से लेके अब तक उनके लिए एक कहेंगे या ताकत जो थी वो उनकी क्या थी, आर्मी थी या सेना थी या मिलिट्री थी उनकी, ठीक है। तो उन्होंने एक कंपनी के लिए एक नई फौज तैयार करना शुरू कर दिया भाई। अब उन्होंने जब देखा, उन्होंने अपना साम्राज्य स्प्रेड कर लिया, फैला लिया, विस्तार कर लिया, बाकी उन्होंने नई शासन व्यवस्था स्थापित कर ली, मतलब एक तरह से प्रशासनिक सुधार कर लिए, रिफॉर्म कर लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने जो एक फौज भी तैयार करी प्रॉपर। उस फौज में क्या रिफॉर्म किए थे उन्होंने, क्या सुधार किए थे, किस तरह से फौज को तैयार किया था, क्या चेंजेस किए थे फौज में, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, जब हम बात करते हैं मुगल जो साम्राज्य की, या जब से कंपनी से पहले, या हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिशर्स से पहले किन का शासन था? मुगलों का था। तो मुगलों के टाइम पे क्या होता था कि आर्मी थी वो 2 टाइप की होती थी। एक तो पैदल वाले, पैदल सवार होते थे, वो होते थे, और एक होता था घुड़सवार। तो उसमें क्या होता था, ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी घुड़सवारियों की होती थी, क्योंकि जो पैदल वाले होते थे उन लोगों को इतनी ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती थी, और उन्हें जैसे कोई मतलब झगड़ा वगैरह हो जाता था, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए उनके लिए भेज देते थे। लेकिन ज़्यादातर जो घुड़सवार थी उनको प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाता था, उन्हें ट्रेंड किया जाता था, और उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन यहाँ आते आते ब्रिटिश शासन के टाइम पे क्या आप देखोगे कि जो कंपनी का जो सत्ता है, एक तरह से पावर जो है, या हम कहें कि पहले जो घुड़सवार डोमिनेट करती थी, अब क्या है, आपका जो पैदल जो जो आर्मी है वो डोमिनेट करना शुरू कर देगी ब्रिटिश के टाइम पे। रीज़न क्या था? क्योंकि देखो, ब्रिटिशर्स का शासन आया था तब क्या है, लोग हथियार यूज़ करने लगे थे, मतलब गन वगैरह यूज़ करने लगे थे। अब घोड़े पे चल के, और वो सारे जिस तरह से वो उसमें बारूद भरा जाता था, उसको जिस तरह से रखा जाता था, जो मतलब उसको चलाने में जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे, अब वो घोड़े पर रह के तो वो सारे स्टेप्स फॉलो नहीं कर सकते, पैदल चल के ही वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंस है वो किसकी बढ़ना शुरू हो गई, यहाँ पर पैदल सवार जो भी आर्मी थी उसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और किस तरह से वो उसको ट्रेंड करेंगे, क्या क्या मतलब किस तरह से गन को यूज़ करते थे, कैसे उनको प्रशिक्षण देंगे, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उनकी जो असली सत्ता थी वो सेना की ताकत में थी। देखो, उन्होंने जो कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन जो उनकी असली पावर थी वो किस में थी? आर्मी में थी, सेना की ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार कौन होते थे? जो घोड़े पर चलने वाले, जो प्रशिक्षित होते थे। प्रशिक्षित मतलब जिसे ट्रेंड किया जाता था, जिन्हें मतलब हथियार वगैरह, तलवार वगैरह चलाना सिखाया जाता था, मतलब जिन्हें नॉलेज होती थी या उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। और पैदल सेना थी, उन्हें तीरंदाजी या तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। और पैदल आर्मी थी, और उन्हें क्या सिखाया जाता था? उन्हें तीर कमान वगैरह या तलवारबाजी वगैरह इनका प्रशिक्षण दिया जाता था। सेनाओं में सवारों का दबदबा रहता था। ये अब देखो, जब मुगल टाइम पे किन का दबदबा हो रहा है? सवारों का। सवार कौन होते थे? घुड़सवारी, तो उनका दबदबा होता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल जो पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। मतलब उन्हें नहीं लगता था कि
जो मुगल साम्राज्य था उनके टाइम पे उन्हें नहीं लगता था कि जो पैदल जो उनको एक प्रॉपर पेशेवर मतलब एक प्रशिक्षित पैदल मतलब सेना की आर्मी, मतलब जब उन्हें ज़रूरत होती थी जो खेती वगैरह करते थे किसान वगैरह, वही उनमें इंक्लूड होते थे और वही लोग चले जाते थे लड़ने के लिए। तो ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी, मतलब गांव के जो इलाके होते थे उनमें सशस्त्र मतलब जिनके पास हथियार वगैरह होते थे, तो उनके पास ये लोग बहुत होते थे। और स्थानीय जमींदार जो मुगलों को जब ज़रूरत पड़ती थी तो उनकी ज़रूरत पड़ने पर उनको पैदल सेना वो मुहैया करा देते थे, मतलब उनके पास हथियार तो होते थे, उनको चलाना आता ही था तो उनके साथ हो लेते थे। जब किनको मुगल जो राजा थे उनको अगर ज़रूरत पड़ती थी तो वो आर्मी में शामिल हो जाते थे पैदल। मतलब कहने का मतलब यह है कि उन्हें कोई मतलब प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था प्रॉपर, मतलब उनको ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती थी या उनको नहीं सिखाया जाता था। किन की बात हो रही है यहाँ पर? पैदल आर्मी की बात हो रही है। घुड़सवार को तो सिखाया जाता था। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिए जाने लगे तो यह सूरत बदलने लगी। मतलब जब 18 सेंचुरी में क्या हुआ कि जो अवध में था और बनारस में जैसी रियासतें थी उनमें किसानों की जो आर्मी थी उनमें भर्ती जो करके उन्हें क्या है पेशेवर एक तरह से मतलब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाने लगी या उनको प्रॉपर मतलब आर्मी में मतलब प्रशिक्षण दिया जाने लगा। तो ऐसी सूरत में जो है उनका जो ये चीज़ें क्या है बदलने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब अपनी सेना की भर्ती शुरू कर दी थी और उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। और अब उन्होंने क्या है जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसने अपनी जो सेना में या सेना के लिए भर्ती शुरू कर दी थी और उन्होंने क्या किया प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। अंग्रेज अपनी सेना को क्या कहते थे? सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही निकला है। अंग्रेज जो थे वो अपनी सेना को सिपाही कहने लगे थे। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था ना, टॉपिक में डिस्कस किया था, वो नवाबों को नवाब कहने लगे थे, वैसे ही ये सिपाही होते थे लेकिन इनको अंग्रेज जो क्या बोलते थे? सिपाही कहते थे। तो अपनी जो सेना थी उनको सिपाही आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, मतलब युद्ध की जो टेक्नोलॉजी बदलने लगी थी, कंपनी सेना में भी घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होने लगी। मतलब अब जब 18 सेंचुरी में जो युद्ध का तरीका बदलने लगा, मतलब जैसे गन आने लग गई, शुरुआत होने लगी, तो उस तरह से घुड़सवारों की जो है जो टुकड़ों की जरूरत कम होने लगी थी। इसकी वजह यह भी थी कि ब्रिटिश साम्राज्य क्या था, जो इसकी जो रीज़न था या हम कहेंगे इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह ये थी कि जो मतलब ब्रिटिश साम्राज्य था वो बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी क्या है लड़ाई कर रहे थे। मतलब यहाँ भी वो क्या है लड़ रहे थे। क्यों? यहाँ भी इन्होंने अपनी जो एक तरह से कंपनियां स्थापित कर रखी थी या अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था, तो ये वहाँ पे भी लड़ रहे थे। और जहाँ सिपाहियाँ क्या करते थे, मतलब और वहाँ पर जो सिपाही यूज़ करते थे वो क्या यूज़ करते थे? मस्केट और मैचलॉक से लैस होते थे। मतलब उनके पास जो तोड़ेदार बंदूक होती थी और इन सारी चीज़ों से वो लैस होते थे। और अब वो क्या चाह रहे थे कि इंडिया की जो आर्मी, जो इंडिया में वो अपनी आर्मी बना रहे थे, वो भी इन हथियारों का यूज़ करे और कंपनी की सेना के लिए सिपाहियों को जो बदली सेना की आवश्यकताएं उनका ध्यान रखना पड़ता था और उसकी जो पैदल टुकड़ी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गई थी या मजबूत होने लगी थी। अब ये जो हमारी मस्केट वगैरह क्या थी वो देख लेते हैं एक तरह से हमारी। तो सवार तो आपने देख लिया था, घुड़सवार को कहा जाता था। मस्केट होती थी, पैदल जो सिपाही होते थे वो उनके लिए इस्तेमाल करने वाली जो गन होती थी, बंदूक होती थी, उसको मस्केट बोला जाता था। बेटे इसको अंडरलाइन कर लेना और इसको भी आप लिख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मस्केट और मैचलॉक के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है वन लाइनर में। तो मस्केट क्या होती थी? पैदल सिपाहियों द्वारा जो इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक होती थी। और मैचलॉक क्या होता था कि शुरुआती दौर पर बंदूक जिसमें बारूद की माचिस की चिंगारियां दी जाती थी उसको मैचलॉक का, आपने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे इस तरह से उसमें भरा जाता था बारूद, तो उसको हम मैचलॉक कहा जाते थे, जिससे मतलब वो माचिस से चिंगारियां दी जाती थी, उसको मैचलॉक कहा जाता था। यहाँ एक पिक्चर दिख रही है, ये कंपनी के लिए काम करने वाला एक बंगाल का एक सवार है। ये अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा ये पिक्चर बनाई गई थी। और इसमें क्या है, मैसूर और मराठों के साथ जो हुए युद्धों के बाद कंपनी ने अपनी जो घुड़सवार टुकड़ी है उसको मजबूत करने की अहमियत उनको समझ में आने लगी थी। अब क्या किया उन्होंने, अपनी ज़्यादा जो किसको इम्पोर्टेंस देने लगी, जो उनकी पैदल जो आर्मी थी उनको उन्होंने इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया था। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने या हम कहें कंपनी ने।
19वीं सदी 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करना चाहते थे, और उन्हें एक और चेंज किया था कि वो 19वीं सेंचुरी में मतलब वो चाहते थे कि जो उनकी आर्मी है, वो सेना है, वो एक जैसी दिखे, मतलब एक तरह से उनको एक जैसा प्रशिक्षण दिया जाए, मतलब उनको एक तरह से मतलब उनको प्रैक्टिस की जाए, एक तरह से वो दी जाए, और दूसरा उनको प्रॉपर ड्रेसअप हो, मतलब एक जैसी वो आर्मी दिखे। तो उनको मतलब जो सेना की जो संस्कृति है समरूप मतलब एक समान विकसित करने के लिए उन्होंने कुछ बदलाव किए थे। क्या थे कि सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का, मतलब यूरोपीय जहाँ जैसे यूरोप में उनको ट्रेनिंग दी जाती थी उसी टाइप का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उनको अभ्यास उसी तरह की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, और अनुशासन सिखाया जाने लगा, और उसी टाइप का अनुशासन कि आपको इस तरह से रहना है, इस तरह से ड्रेसअप होना है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाने लगे थे। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित हो गया, मतलब कंट्रोल्ड हो गया, कि मतलब पहले तो ऐसा होता था कि मतलब जब बोला जाता था तब वो किसान वगैरह होते थे, अपना काम कर रहे होते थे, गन लेके उठ के चल देते थे, ना कोई यूनिफॉर्म वगैरह होती थी, ना कोई उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। अब यहाँ उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही थी, डिसिप्लिन सिखाया जा रहा था, और एक तरह से उनको प्रॉपर ड्रेस पर रहने के लिए भी बोला जा रहा था। अब उनके जो जीवन है वो कंट्रोल्ड होने लगा था, किनका, आर्मी का। इस कोशिश में कभी कभी, अब ये सारी कोशिश जो वो कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो कभी कभी उनको प्रॉब्लम्स आती थी। प्रॉब्लम क्या आती थी एक्चुअल में, जब उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा था तो वो जो जिस तरह से जो गन यूज़ कर रहे थे, मैचलॉक और ये मस्केट वाला जो इस तरह से, तो उनको क्या होता था कि उस पर कहते थे उसको मुंह से खोलना पड़ता था, और उस पर गाय और सूअर की जो है चर्बी लगी होती थी, और वो दोनों ही मतलब एक तरह से जैसे इंडियंस के लिए जो गाय की चर्बी थी वो मतलब एक तरह से गाय का मांस वगैरह नहीं खाते थे, तो वो उनके लिए था, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, वैसे ही मोमडन्स के लिए सूअर की। तो इस तरह से वो उनकी कई बार इन सारी चीज़ें जो धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको भी कभी हार्म पहुंचा देते थे। मतलब ये हम आगे की डिटेल में जो है आगे पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे क्या है, कभी कभी जो ब्रिटिशर्स थे उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों को सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार क्या है जाति, मतलब वो एक तरह से उनका तो पर्पस क्या था कि एक पेशेवर सिपाही बन जाए, मतलब एक पूरा मतलब एक तरह से अनुशासित मतलब एक सिपाही तैयार हो जाए। लेकिन वो इस चक्कर में कई बार उनकी जो जातीय या सामुदायिक जो भावना है उनको नज़रअंदाज कर देते थे, और इससे क्या है उनको चोट पहुंचती थी। भला लोग अपनी, और देखो जो इंडिया में लोग जाति और धर्म पे तो बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, तो भला लोग ऐसी जातीय और धार्मिक भावनाओं पर इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे, मतलब वो अपना धर्म नहीं छोड़ सकते थे, कि मतलब खुद को एक सिपाही मतलब एक धर्म मतलब सिपाही नहीं मान सकते थे, मतलब अपना समुदाय नहीं छोड़ सकते थे। सिपाही क्या महसूस कर रहे थे अपने जीवन और उसकी पहचान, मतलब अब जो सिपाही हैं वो क्या फील कर रहे थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी कौन है वो, इस बात का एहसास में इस बात के जो एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह से देखा, ये सारी चीज़ें हम क्या है 1857 के विद्रोह में सिपाहियों की इस दुनिया की एक झलक देखेंगे कि क्या फील कर रहे थे उस टाइम में सिपाही। और इस विद्रोह के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अध्याय 5 में, कि वो क्या एक्चुअल में आर्मी थी, वो क्या फील कर रही थी, क्या महसूस कर रहे थे यहाँ के सिपाही इस टाइप में। तो ये सब कुछ हम इसका जो फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, और वो चैप्टर आपके जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड होगा। अब है हमारा लास्ट इस चैप्टर का कंक्लूजन, या कहेंगे निष्कर्ष, कि इस चैप्टर का एक्चुअल में निष्कर्ष क्या है, हमने क्या देखा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा कि कंपनी आके यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करती है, फिर उसे स्प्रेड करती है, फिर उसे चलाने के लिए कुछ सुधारें करती हैं। तो वही सारा कुछ इस चैप्टर में क्या है, इसका निचोड़ है एक तरह से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, और बढ़ते बढ़ते वो भौगोलिक एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। कि देखो शुरुआत में हमने क्या देखा, एक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, एक व्यापारिक कंपनी, और धीरे धीरे वो क्या है, एक भौगोलिक और औपनिवेशिक शासन बन गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने की प्रक्रिया और तेज हो गई। 19वीं सेंचुरी में क्या है, जो भाप जो टेक्नोलॉजी है, स्टीम तकनीक है, वो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ने लगी थी। और तब तक जो है समुद्र मार्ग तक भारत पहुंचने में 6 या 5 का महीने का मतलब टाइम लगता था, मतलब समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने का।
और भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह मात्रा या मतलब जो यह यात्रा है वो 3 हफ्तों में ही क्या है समेट दी थी। मतलब पहले जो यूरोप से इंडिया आया जाता था वो टाइम पीरियड कितना था 6 से 8 माह, लेकिन अब जो ये भाप इंजन आए थे या बने थे, टेक्नोलॉजी आई थी, उस वजह से ये यात्रा मात्र 3 हफ्तों में सिमट गई थी। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज अपने परिवार के साथ कहाँ आने लगे थे? भारत आने लगे थे। अब क्यों आ रहे थे वो भारत? भाई भारत वो इसलिए आने लगे थे, यहाँ से जो गवर्नर जनरल यहाँ से जा रहे थे वो बहुत सारा धन मतलब इकट्ठा करके ले जा रहे थे, इन जोड़ जाड़ के ले जा रहे थे, और उनको दूसरे लोग देखते थे कि भाई ये इंडिया जा रहे हैं, इंडिया से तो बहुत कुछ कमा के ला रहे हैं, तो हम भी जाएंगे, हम भी कमा के लाएंगे। तो लोग अपने परिवारों के साथ कि भाई अब तो जाना भी आसान है, बहुत जल्दी हम पहुँच सकते हैं इंडिया, तो लोग आने लगे थे। और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में आप देखोगे कि 63% भूभाग पर 78% पर क्या है आबादी सीधा जो है कंपनी के 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया, मतलब डायरेक्ट शासन स्थापित हो गया। देश के शेष भूभाग पर मतलब जो बचा कुचा भूभाग था उस पर आबादी का कंपनी का क्या है इनडायरेक्ट शासन था। मतलब 78% वो डायरेक्ट शासन कर रहे थे, और जो भी जितना भी हिस्सा आपका बच रहा है उस हिस्से पे क्या है वो इनडायरेक्ट शासन कर रहे थे। इस प्रकार जो व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी है पूरे भारत को क्या कर रही थी, अपने कंट्रोल में कर लिया था उन्होंने। तो ये हमारा इस चैप्टर का निष्कर्ष था। अब इसके बाद जो होंगे हमारे डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे, जो भी आपके बुक के पीछे के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करेंगे, और बीच में भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका भी डिस्कशन देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।